गुजरते वक्त के साथ देश का सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। 24 के चुनाव को लेकर सबकी नजरें इस बात पर हैं कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। एक तरफ 400 पार का नारा लगाकर बीजेपी और एनडीए का दावा है कि फिर से मोदी सरकार बनेगी, हैट्रिक लगेगी, तो दूसरी तरफ 3 चरणों के चुनाव के बाद विपक्ष का यह कहना है कि माहौल पूरी तरह से देश का बदल चुका है। सबकी नजरें 24 पर हैं और 24 की खबर में आज की अहम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। सियासत की वो खबर जो पूरे देश के माहौल को गरमाए हुए हैं। देश में आज सबसे बड़ी चुनावी खबर यह रही कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। राहुल गांधी ने एन मौके पर रायबरेली से नामांकन भरा। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा भी इस दौरान मौजूद रहे। रायबरेली लोकसभा सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। यहां सबसे पहले 1952 और फिर 1958 में भी गांधी परिवार ने ही चुनाव लड़ा था और जीते थे। फिरोज गांधी यहां से चुनाव लड़े थे और जीते थे। फिरोज गांधी के निधन के बाद 1967 में इंदिरा गांधी ने यहां से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की और 2004 में इंदिरा गांधी की बहू कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा और लगातार यहां से वो सांसद चुनी गई है 5 बार। अब सोनिया गांधी के बेटे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस विरासत को संभालने जा रहे हैं। आखिरी बार बीजेपी ने 1958 में यहां पर जीत दर्ज की थी, तब अशोक सिंह प्रत्याशी बनाए गए थे। सोनिया गांधी ने इस सीट पर कांग्रेस की कमान संभाली और उसके बाद से लगातार कांग्रेस की यहां पर जीत हो रही है। अब इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन के बाद से बीजेपी नेताओं ने प्रहार शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि शहजादे वायनाड से हार के डर से अपने लिए दूसरी सीट खोज रहे हैं। अब इन्हें अमेठी से भागकर रायबरेली चुननी पड़ी है। चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं तो वहीं इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधे। पीएम मोदी ने कहा कि अभी तो बहस बस इतनी है कि एनडीए 400 पार होगा या नहीं। हमारे विरोधी कहते हैं कि 400 पार नहीं होगा, लेकिन जो लोग मैदान में काम कर रहे हैं वो कहते हैं कि 400 पार बिल्कुल पार करेगा। कि भी एनडीए 400 पार होगा कि नहीं होगा। जो हमारे विरोधी कहते हैं 400 पार नहीं होगा, जो लोग मैदान में काम कर रहे हैं बोले कहते हैं बिल्कुल 400 पार करेगा। और इंडी वालों की लड़ाई बस इस बात पर है कि लोकसभा में विपक्ष में जो दल जीत करके आएंगे उनमें सबसे बड़ा दल कौन बने। ये लोग इसी के लिए लड़ रहे हैं। फिर मोदी को किस लिए इतने ज्यादा एमपी। वहीं राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले प्रत्याशियों की घोषणा की हिम्मत नहीं कर रही थी, अब राहुल गांधी रायबरेली पहुंच चुके हैं। और मेरे भाइयों देखिए, इधर अमेठी और रायबरेली में यह कांग्रेस पार्टी जल्दी हिम्मत नहीं कर पा रही थी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने के लिए। बराबर राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ा करते थे, भग गए वहां से हारने के बाद, चले गए केरल के वायनाड में। अब उनसे कहा जा रहा था कि अमेठी से लड़ जाओ। लोग चाहते थे उनकी पार्टी के कि अमेठी से लड़े, लेकिन अमेठी से लड़ने की हिम्मत उन्होंने नहीं जुटा पाई है। अमेठी का रण उन्होंने छोड़ दिया है मेरे बहनों भाइयों। और मैं कहना चाहता हूं कहीं ऐसा न हो कि राहुल जी का नाम रण छोड़ देने के कारण आगे जाकर कुछ और रख दें लोग, मुझे इस बात की चिंता हो रही है। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले तक तो राहुल गांधी कहते थे डरो मत, अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली जा रहे हैं।
पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा मुझे कहना है, न्याय नहीं दिला पाए अपनी बहन को भी, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी। और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन के कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करने पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया और कहा कि पाकिस्तान में राहुल गांधी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। पाकिस्तान में अगर चुनाव होता तो राहुल गांधी चुनाव में खड़े होते तो राहुल गांधी बहुत वोट से जीतते। पाकिस्तान में राहुल गांधी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और पाकिस्तान में अगर चुनाव होता है और राहुल गांधी चुनाव में खड़ा होता है तो राहुल गांधी बहुत ज़्यादा वोट से जीतेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम उसमें हाथ उठा लेता हूँ कि पाकिस्तान में हम राहुल गांधी को नहीं सकूँगा और पाकिस्तान में राहुल गांधी जरूर चुनाव जीतेगा। इंडिया में क्या होगा उनका? देखिए, वो तो पाकिस्तान जो भी चाहे वो कैसे हो सकता है। पाकिस्तान जो चाहेगा भारत में उसका उल्टा होगा। इंडिया में क्या होगा दोनों सीटों में उनका? इंडिया राहुल गांधी की रायबरेली से उम्मीदवारी पर बीजेपी नेता और पटना साहिब से लोकसभा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लड़ना ही नहीं चाहते तो थोपा गया होगा। पहले अमेठी से हारने के बाद वायनाड गए, लग रहा है कि वहां से भी हारने की उम्मीद है। वो लड़ना नहीं चाहते थे, थोपा गया होगा। पहले अमेठी के हार के बाद वायनाड चले गए क्योंकि वहां मुस्लिम और क्रिश्चियन अधिक थे, लग रहा है वहां से भी हारने की उम्मीद है। तो अमेठी जहां से उनके पिताजी लड़े स्वर्गीय राजीव गांधी, जहां से उनके चाचा लड़े संजय गांधी, आपने लड़े 4-5 बार, क्यों छोड़ दिए? तो रायबरेली भी लगता है दबाव में ही गए हैं। चलिए, उनकी पार्टी उनको कहां से लड़ाती है उनका विषय है, लेकिन हार की हिचक, हार का डर उनके सामने है। इसलिए डर था कि बताइए, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा है रोज, ऐसी भाषा जो शर्मनाक भाषा है। रायबरेली सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन भरने के बाद उन्होंने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि रायबरेली के साथ सोनिया गांधी ने धोखा किया है, प्रियंका गांधी ने धोखा किया है। जिनको अमेठी से प्रत्याशी बनाया उन्होंने धोखा किया है। देखिए, रायबरेली के साथ सोनिया गांधी ने धोखा किया, प्रियंका गांधी ने धोखा किया और जिनको अमेठी से प्रत्याशी बनाया उन्होंने धोखा दिया। रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी को सांसद चुना। सोनिया गांधी ने अपना प्रभारी बना करके पावर डेलीगेट कर दिया प्रियंका गांधी के हाथों में। प्रियंका गांधी ने अपने पावर डेलीगेट कर दिए किशोरी लाल शर्मा के हाथों में। 10 सालों में न सोनिया गांधी रायबरेली वासियों को मिली, न प्रियंका गांधी मिली और न ही किशोरी लाल शर्मा मिले। तो मैं कह सकता हूं कि रायबरेली के लोग बड़ी बेसब्री से इन नकली गांधियों का इंतजार कर रहे थे। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने के बाद अमेठी से लोकसभा से कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद किशोरी लाल शर्मा ने पार्टी अध्यक्ष और हाईकमान का धन्यवाद किया। यहाँ का रंग तो जनता के हाथ में है, किसको जिताएगी किसको हराएगी। तो हम लोग मेहनत करेंगे क्योंकि हमारा संगठन यहाँ पे पहले से काम कर रहा है और हम उसी के बल पे हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जनता के बल पे चुनाव। नहीं, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जहाँ जनता जब मन बहुत पहले से बना लेती है, जनता 5 साल में जिस भी की कार्यकर्दगी देखती है उसके प्रति मन बना लेती है। ठीक है, इलेक्शन तो फॉर्मेलिटी है क्योंकि आज अंतिम दिन था, आज के बाद इलेक्शन शुरू हो जाएगा। जनता अपने मन में धारणा बना लेती है कि हमारा जो पहले का चुनाव था वो सही था या गलत।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। हम जनता के बल पर चुनाव लड़ेंगे, मौका आ चुका है। अब हम सब पूरे देश में एक संदेश दें कि हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। मैं आज 3 तारीख है, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी। 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के। एक तरफ प्रियंका गांधी सच्चाई और सेवा की राजनीति वापस लाने की बात कह रही थी, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने कहा कि मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अमेठी से गांधी परिवार का न लड़ना इस बात का संकेत है कि चुनाव कांग्रेस पार्टी वोट पड़ने से पहले अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। रायबरेली सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा की उम्मीदवारी पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि अमेठी में एक एक घर, एक एक कार्यकर्ता और एक एक परिवार जनता को जानता है। परंपरागत रूप से रायबरेली से परिवार के वरिष्ठ सदस्य को चुनाव लड़ाया जाता है। रायबरेली की तो परंपरागत रूप से रायबरेली से सीनियर मेंबर जो होता है परिवार का, फिरोज गांधी साहब के बाद इंदिरा जी ने यही चुना। इंदिरा जी के बाद जब सोनिया जी आई तो अमेठी में राजीव जी की सीट पे आई, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी तो वो आ गई रायबरेली और राहुल जी ने शुरू किया अमेठी से। अब इस समय हमारे सर्वोच्च नेता अगर कांग्रेस में कोई है तो राहुल गांधी है, तो अपने अमेठी आ गए, अमेठी से यहाँ आ गए हैं। अब वहाँ से परिवार की ही तरह एक सदस्य चुनाव लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि जो देश के दुश्मन हैं वो चुनाव के दौरान मोदी के पक्ष में माहौल है उसे खराब करने का पूरा प्रयास करेंगे। कि कैसे पाकिस्तान से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। ये चीजें दिखती हैं कि पाकिस्तान सरकार का पूर्व मंत्री जो बेशर्मी के साथ पुलवामा की घटना का समर्थन करता है, वह व्यक्ति राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा हो, राहुल गांधी को लेकर के प्रफुल्लित हो रहा हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन ऐसा है जैसे किसी अनाड़ी हाथों में ट्रैक्टर दे दिया हो और कहा जाए कि चला लो तो वो किसी के ऊपर चढ़ा देगा। कांग्रेस और सपा का गठबंधन ऐसे है जैसे किसी अनाड़ी हाथों में कोई ट्रैक्टर दे दिया जाए और कहा जाए कि चला लो तो वह किसी के ऊपर चढ़ा देगा। यही स्थिति है इन लोगों की। तो ये दो लड़कों की जोड़ी तो यही है। ये लोग माफिया और अपराधियों को गले का हार बनाते थे, उनका महिमा मंडन करते थे, संतों को प्रताड़ित करते थे,
और शरीफ लोगों को व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे। और आज आप देख रहे होंगे कि बेटी और व्यापारी सुरक्षित है। हरियाणा में बीजेपी प्रत्याशियों का नामांकन भरने का सिलसिला जारी और इसी बीच रोहतक से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। इस दौरान सीएम सैनी भी मौजूद थे। सभी ने अरविंद शर्मा की जीत का दावा किया। लोगों में जोश है, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई राजनाथ सिंह जी, हमारे मोदी जी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में सरकार आएगी। और भाई चिंता करने की कोई बात नहीं है, तीसरी बार हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनेगी। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं तीसरी बार सरकार बनेगी। और बने भी क्यों ना कि मोदी जी का नेतृत्व, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, सेवा ही संगठन, ये मंत्र है केंद्र सरकार के, हमारे मोदी जी के और भाई नायब सैनी जी और मनोहर लाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरविंद शर्मा के लिए वोट की अपील की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उनकी रायबरेली से उम्मीदवारी को लेकर कटाक्ष किया। बहनों भाइयों, आप पक्का यकीन रखिए, यह चुनाव भी निपट जाएगा ठीक तरीके से, लेकिन इसी चुनाव में कांग्रेस भी ठीक तरीके से निपट जाएगी, इसका पक्का विश्वास है। हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया है, बहुत विस्तार में जाकर आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ करिश्माई काम जिसकी मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा। किसान भाई यहां पर बैठे हैं, मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, किसान परिवार का। बहनों भाइयों, जो आज यूरिया खाद आपको 286 रुपया बोरी मिल रही है, जाकर अमेरिका में देख लीजिए, यही यूरिया खाद लोगों को 3000। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रोहतक में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही सीएम ने हरियाणा में सभी सीटें जीतने का दावा किया। और अब की बार भाइयों, ये 2024 का चुनाव 4 जून को रिजल्ट आएगा। आज पूरा देश एक ही बात बोल रहा है कि अब की बार आज पूरा देश एक ही आवाज आ रही है कि अब की बार 400 पार सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और भाइयों, आप लोगों से आग्रह है कि ये आजकल कांग्रेस ये झूठ का सहारा ले रही है, उस झूठ से बचना भी है, उस झूठ से बचना भी है। और फरीदाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में पहुंचे हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हरियाणा में सभी सीटें जीतेगी। बहुत भारी संख्या में है और लोगों में बड़ा भारी जोश और उत्साह है और भारी मात्रा में बहुत अच्छी वोटों से हम यहाँ से जीतेंगे। सर, लगातार लोगों का समर्थन भी मिल रहा है आपको पूरे जबरदस्त। सारे हरियाणा में 10 के 10 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा और एक विधानसभा का बाई इलेक्शन जीतेगा। सर, किस तरीके का की बात करें, क्योंकि प्रभारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस तरीके का जनसमूह फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है। प्रभारी जी भी आए हैं, वो भी पार्टी के हमारे जो महासचिव हैं, इंचार्ज हैं हरियाणा प्रदेश के, वो भी आए हैं। और सारा आप देख रहे कांग्रेस जन सब है। बीजेपी के उम्मीदवार 10 लाख पार की बात कर रहे हैं, 10 लाख पार से वो जीतते हुए नजर आएंगे, ऐसे कह रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार। ये ढूंढते नजर आ जाएंगे, नहीं आएंगे, इनके 10 लाख तो जब वोट नहीं आई। एक मिनट को फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र प्रताप के नामांकन से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और करण दलाल ने इस तरह की चर्चाएं नहीं कि दूरी बनाई। हालांकि इसमें महेंद्र प्रताप ने इसको लेकर जब उस पर उनसे बात की गई, सवाल किया गया, तो मीडिया पर ही भड़क गए और मीडिया पर मुखालफत करवाने के आरोप लगाए। साथ ही कुछ सवालों को लेकर वो जवाब देने से बचे। हालांकि उदय भान पहुंचे थे नामांकन के लिए। के बाद इलेक्शन होगा।
उसके बाद नॉमिनेशन में भूपेंद्र होता चोरी बनाए हुए हैं, आपके नॉमिनेशन में नहीं पहुंचे। नहीं कोई नहीं, ये सारे पहुंचे। यहाँ तो 5 आदमी आने थे, सारे आई वो भी आ जाएंगे। नहीं कोई खिलाफ नो नॉट एट ऑल, नहीं खुद करा रहे हो क्या बात है? कोई नहीं कर रहे हैं, नहीं है बयान मुझे दिखाई, लिख के दिखाई, अरे लिख के दिखाई। करनाल से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा के शुक्रवार को पंचकुला कोर्ट में उन्होंने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उन्होंने जमानत मांगी थी। कोर्ट से उन्हें जमानत भी मिल गई है। दिव्यांशु बुद्धिराजा ने जमानत मिलने के बाद बीजेपी पर निशाना साधा, पूर्व सीएम मनोहर लाल पर छवि खराब करने के आरोप लगाए। आज मुझे जमानत दी है और जिन मुकदमों के तहत मेरे को 6 साल के बाद जब मैं मनोहर लाल जी के सामने चुनाव लड़ रहा हूं, मेरी छवि को खराब करने की जो कोशिश, जो षड्यंत्र भाजपा द्वारा, मनोहर लाल जी द्वारा किया गया, इस संविधान की बदौलत, हमारे देश के संविधान की बदौलत आज मुझे यहां से जमानत मिली है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। सिरसा लोकसभा सीट से जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश खटक ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ही उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। इस दौरान डॉक्टर अजय चौटाला मौजूद रहे। बहुत अच्छा है, लोगों में अच्छा रिस्पांस है। बाकी तो प्रजातंत्र में जनता फैसला करती है। क्या मुद्दे लेकर चल रही जजपा? मुद्दे अनेक हैं जो हम अपना मैनिफेस्टो जब जारी करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे। बीजेपी 10 के 10 सीट जीतने का दावा कर रही है। बीजेपी तो 400 पार का नारा भी लगा रही है, 75 पार का भी लगाया था। स्थिति क्या है वो आप हमसे ज्यादा जानते हैं। गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी पहली बार चुनाव लड़ रही है, क्या समीकरण देखते हैं आप? गठबंधन टूटने के बाद नहीं, गठबंधन से पहले भी हमने अलग से चुनाव लड़ा था। गठबंधन तो हमारी शर्तों पे हमने हरियाणा प्रदेश के विकास हेतु किया था। साथ ही जननायक जनता पार्टी के कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से उम्मीदवार पालाराम सैनी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस दौरान पहुंचे थे और उन्होंने बताया कि यहां से मजबूती से चुनाव लड़ने, बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा। कहूंगा इस बार लड़ाई जो है वो लड़ाई ठाडे के साथ कह लो लोकल की, और ये पैसे की पावर से तो जरूर चुनाव लड़ रहे, मगर जनता की ताकत से, वोटों की ताकत से अगर कोई लड़ेगा तो पालाराम सैनी लड़ेगा और भारी बहुमत से अपना सांसद कुरुक्षेत्र की जनता जिता देगी। अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, अभी तो नामांकन 6 तारीख से, समय क्यों कम? चुनाव तो 5 दिन में बदल जाता है और 5 दिन के अंदर चुनाव के समीकरण जितने परिवर्तित होते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। की पार्टी छोड़ के जा रहे हैं लोग, लोग आएंगे, लोग जाएंगे। बीजेपी से अलग होने के बाद से जेजेपी के कई नेता और विधायक पार्टी से अपने अपने अलग फैसले ले रहे हैं। इस बीच जेजेपी से नाराज चल रहे बरवाला विधायक जोगीराम सिहाग ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह का समर्थन करने का ऐलान किया। हिसार में अपने आवास पर समर्थकों की बैठक में उन्होंने इस बात का ऐलान किया। जब भी कोई चुनाव आता है शशि भाई हम इसी प्रकार से यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और जो फैसला लेना होता है हमें सामूहिक लेना होता है, हम सामूहिक फैसला लेते हैं। आज 25 मई के चुनाव को देखते हुए उसी कड़ी में फैसला करना था। आज हम सब ने मिलकर आपस में ये फैसला किया है कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी से पहले देश, उस विषय पर विचार करते हुए चौधरी रणजीत सिंह को, जो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, उनको समर्थन करने का निर्णय। लेकिन आप तो विधायक जजपा के और जजपा का विधायक भी इस वक्त फील्ड में है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने एक जनसभा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए अपनी जीत का दावा किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पार्टी की कार्यकर्ता हुआ करता है, नेता कार्यकर्ताओं से पैदा किए जाते हैं, लेकिन जो काम कार्यकर्ता कर सकता है
वो नेता भी नहीं निभा सकते उस जिम्मेवारी को। नेता तो फिर भी कहीं ढुलमुल नीति के साथ एक आधा दिन आगे पीछे कर सकता है, लेकिन कार्यकर्ता हर रोज अपने बूथ पे लड़ने का काम करता है। केवल एक ही लक्ष्य रखो कि हमने अपना बूथ जीतना है, हमने अपना गांव जीतना है। जिस दिन आप अपना बूथ जीत जाओगे उस दिन आप अपना गांव जीत जाओगे, और जिस दिन गांव जीत जाओगे उस दिन लोकसभा का चुनाव जीत जाओगे। आज हर आदमी आपका इंतजार कर रहा है, हर आदमी की इच्छा है कि कोई हमारे पास चल कर के आए, क्योंकि जो काम आपके समय में, आपकी गवर्नमेंट के समय में हुए, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक रुकते हैं। खबरों अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरों अभी तक के साथ। जल लौटते हैं।